यस, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है डाइऑक्सीजन, है ना। कौन सा टॉपिक बच्चों? डाइऑक्सीजन। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह मालूम है O2, है ना। ये टॉपिक है डाइऑक्सीजन O2। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी प्रिपरेशन क्या है। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन आपको पढ़ाऊँ तो प्रिपरेशन कैसे है, तो कुछ हम इस तरीके का एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके का। तो पहला तो प्रिपरेशन है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोरेट पर मैग्नेट एंड मेटल नाइट्रेट। मेटल पर मैग्नेट और मेटल क्लोरेट का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें तो हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिलती है। जैसे अगर मैं KClO3 को हीट कर दूं तो KCl मिलता है, साथ में O2। अगर मैं KClO3 को हीट कर दूंगा तो KCl मिलेगा, साथ में O2 मिलेगा। बच्चों अगर मैं KMnO4 को हीट कर दूंगा तो K2MnO4 मिलेगा, साथ में MnO2 मिलेगा, साथ में O2 मिलेगा। अगर मैं K2Cr2O7 को हीट कर दूंगा तो K2CrO4 मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा, साथ में O2 मिलेगा। तो इन तीन तरीकों से ऑक्सीजन आपका, तो जो पहली प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नंबर 1 जो है, उसमें आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं मेटल क्लोरेट का, परमैंगनेट का, मेटल नाइट्रेट का, है ना। बच्चों दूसरा जो है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। किन मेटल का ऑक्साइड? जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, जो डाउन द ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऐसे मेटल जो लो होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे अगर मैं Ag2O, ये नीचे आता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर मैं Ag2O को हीट कर दूंगा तो Ag मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। मैं HgO को हीट कर दूंगा, इनके ऑक्साइड उतने स्टेबल नहीं होते, Hg+O2, है ना। अब हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को भी अगर हम ऑक्सीडाइज, हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल भी हमें, हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का भी अगर हम डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो पहला प्रिपरेशन क्या है कि बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल क्लोराइड, परमैंगनेट एंड मेटल नाइट्रेट। तो अगर मैं KClO3 को हीट करूंगा तो KCl+O2 मिलेगा, तो O2 गैस मिलती है, ठीक है। अगर मैं KMnO4 को हीट करूंगा पर तो हमें O2 गैस मिलेगी। K2Cr2O7 को हीट करूंगा तो K2Cl4 + Cr2O3 + O2 मिलेगी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। अब किन किन के मेटल ऑक्साइड है ये? एक तो उन मेटल के मेटल ऑक्साइड है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे सिल्वर, जैसे मरकरी। इनको हीट करेंगे तो भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जैसे हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का एग्जांपल हो गया PbO2 को अगर हम हीट करेंगे तो PbO+O2 मिलेगा, सही है। PbO2 को हीट करेंगे तो PbO+O2 मिलेगा। सुनिए ध्यान से, Pb3O4 को हीट करेंगे तो PbO+O2 मिलेगा। ये तो प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ लिया ध्यान से, सुना ध्यान से नहीं? तो चलो हम फिर से चालू करते हैं एक बार। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डाइऑक्सीजन है। तो प्रिपरेशन बहुत आसान है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? डाइऑक्सीजन, है ना। तो बच्चों मैं डाइऑक्सीजन के बारे में बता दूं, मतलब O2, है ना। तो इसकी पहली प्रिपरेशन अगर आप NCERT से पढ़ते हैं तो प्रिपरेशन है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल नाइट्रेट
परमैंगनेट है ना, इनके थर्मल डिकम्पोजिशन से, इन सॉल्ट से थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। तो ये रहा मेटल क्लोरेट, इसको हीट करो तो ये मिलेगा KCl प्लस O2 है ना। सेकेंड अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक है, अगर मैं K2Cr2 7 को हीट करता हूं मिलेगा K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो पहली प्रिपरेशन हम लोगों की होगी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल क्लोरेट एंड मेटल नाइट्रेट एंड मेटल डाइक्रोमेट एंड मेटल परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी हीटिंग से। अगर मैं इसकी सेकंड प्रिपरेशन की बात करूं तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, किन मेटल के ऑक्साइड जो लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो लो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उन मेटल के ऑक्साइड को हीट करने पर भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। जैसे अगर आप Ag2O ले लो, इसको हीट कर दो तो ये Ag प्लस आपको O2 देगा, सही है। अगर आप HgO ले लो, इसको हीट कर दो तो ये आपको Hg प्लस O2 देगा, ठीक है। दो कहानी होगी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Ag2O को हीट कर दो, Ag प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, HgO को हीट कर दो, Hg प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। साथ में ये तो हो गई दो प्रिपरेशन। जो थर्ड प्रिपरेशन है बच्चों, जो थर्ड प्रिपरेशन है, थर्ड, और वो थर्ड प्रिपरेशन है, इसके अंदर ही लिखा होता है बाय हीटिंग, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर मेटल ऑक्साइड, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर मेटल ऑक्साइड है ना, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हायर मेटल। जैसे अगर आप PbO2 को हीट करोगे तो PbO प्लस O2 मिलेगा ना, और अगर आप Pb3O4 को हीट करोगे तो PbO प्लस O2 मिलेगा। देखो आपको एनसीईआरटी 1 to 1 पढ़नी है बच्चों, बहुत आसान है। तो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोरेट, मेटल नाइट्रेट है ना, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऑक्सीजन गैस को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा और भी मेथड हैं जिनसे आप ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो मेथड है नंबर 3। बड़े आराम से पढ़िए, बड़े कोई जल्दबाजी नहीं है। और वो थर्ड जो है जिससे आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो है जो आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चों मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तक। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलती है एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है एट एनोड। मेरी बात सुन ली आप लोगों ने? ये बच्चों लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। अगर आपको लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन गैस बनानी है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक और आती है इसकी प्रिपरेशन जो कि इंडस्ट्रियल है। इसकी अगर आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखें तो बच्चों उसमें क्या किया जाता है, हम CO2 और H2O को रिमूव कर देते हैं एयर में से। CO2 और H2O को रिमूव कर देते हैं एयर में से, बचती कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इनमें लगा देते हैं फ्रैक्शनल, क्या लगा देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। नहीं समझे? CO2 और H2O को रिमूव कर दो, फिर इन दोनों में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लो। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन, इसका होता है 90 केल्विन। तो अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे करोगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगा, बचेगी कौन, ऑक्सीजन। तो ये भी एक मेथड है इंडस्ट्री। बच्चों एक और तरीका है फिफ्थ, अगर आप H2O2 का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कर देते हो कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड मेटल या MnO2 की प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड मेटल या फिर MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये भी आपको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कुछ नहीं करते, जो एयर होती है उसमें CO2 H2O को रिमूव करके N2 और O2 में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिस पे इनको सेपरेट कर लेते हैं, आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है।
लार्ज स्केल पे चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दो वाटर की, H2+O2 है ना, सही है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी हो गई, सारी प्रिपरेशन हो गई बच्चों की। इसकी सारी प्रिपरेशन हो गई। अब बच्चों मेरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, पैरामैग्नेटिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये क्यों है? रीजन है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, अच्छा ये बताओ मुझे, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नंबर याद कराया था मैंने 1 2 2 1, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नंबर याद कराया था मैंने 1 2 2 1। इसका मतलब है सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। फिर सिग्मा 2pz, इसको मैंने मान लिया था 1, फिर पाई 2px, पाई 2py, इसको 2 1 1 1 1, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अब बताओ क्या हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई O2 इज पैरा मैग्नेटिक। इस थ्योरी को MOT कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। तो कलरलेस गैस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, इतनी सॉल्युबल होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये इतनी सॉल्युबल होती है कि जिससे मरीन लाइफ या एक्वेटिक स्पीसीज और एक्वेटिक लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाती हैं। मछलियों के लिए इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है कि मरीन लाइफ सर्वाइव कर जाएगी, है ना, एक्वेटिक लाइफ भी सर्वाइव कर जाएगी। और एनसीईआरटी बताती है इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन कितनी सॉल्युबल होती है? 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। मतलब इतनी होती है, हम भले ही ना जी पाए बट आपकी जो एक्वेटिक स्पीसीज और जो मरीन लाइफ है वो सर्वाइव कर जाती है। ये बात पहले आप नोट कर लो, इतनी सॉल्युबल होती है कि मरीन लाइफ और एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर जाती है। हम भले सर्वाइव ना कर पाए पानी में, बट ये दोनों तो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है ना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, पैरा मैग्नेटिक होती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पहले, शायद अगर आपको याद हो तो मैंने इसका एक क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ाया है, मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। और वो क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा है कि अगर हम सल्फर शो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर इन वेपर स्टेट, सल्फर जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है वेपर स्टेट में। उसका क्या रीजन है, मैं उसका रीजन बताता हूं। अगर आप S8 को 1000 केल्विन पर हीट कर देते हैं या वेपर स्टेट में ले जाते हैं तो S8 से उसकी रिंग S2 में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू S2। और S2 बिल्कुल किसके जैसा होता है? सिमिलर एज O2। और O2 जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, स्टार भी लगा लो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में कंटेन करता है, तो S2 इज also contain 2 unpaired electron in anti-bonding pi orbital, so that's why it is paramagnetic in nature।
तो अगर आप सल्फर को 1000 केल्विन या वेपर स्टेट में ले जाते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू S2 and S2 is similar as O2 and O2 contain 2 unpaired electron and anti-bonding pi orbital. That's why sulfur is also contain 2 unpaired electron and anti-bonding pi orbital. Acid is having a puckered ring structure and a crown structure. You all know that, I think. Each sulfur having 2 lone pair, each sulfur having hybridization sp3, each sulfur having 0 oxidation state, each sulfur having covalency 2. Puckered ring structure angle is 107 degree. आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। तो अगर आप सल्फर को 1000 केल्विन के नियर अबाउट हीट करते हैं तो वो S2 में कन्वर्ट होता है और S2 सिमिलर एज O2. O2 जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में तो S2 भी कंटेन करता है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड. क्राउन स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, है ना. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था. अब ऑक्सीजन के बारे में बच्चों, इट रिएक्ट विथ बॉम्ब, इट रिएक्ट विथ मेटल एज वेल एज, ये रिएक्ट करती है मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के साथ. एक्सेप्ट किसके साथ? एक्सेप्ट गोल्ड, प्लेटिनम मेटल और एक्सेप्ट नॉन मेटल में इनर्ट गैसेस. ये ज्यादातर सभी मेटल और सभी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, बट इनको छोड़कर, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर और इनर्ट गैसेस को छोड़कर. बच्चों इसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जो रिएक्शन को सस्टेन करती है. मतलब रिएक्शन को आगे कैरिड आउट कराने में ये मेन रोल इसी का है. ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है. वो प्रोसीड करती है फर्दर रिएक्शन को, सस्टेन द रिएक्शन. ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है विच सस्टेन द रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ इसकी रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है और विच सस्टेन द रिएक्शन. मतलब रिएक्शन विच सस्टेन द रिएक्शन. बट O और O के बीच में डबल बॉन्ड भी है. तो कहीं कहीं शुरुआत में रिएक्शन को, शुरुआत में इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है. एनर्जी देनी पड़ती है. क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि जब क्यों देनी पड़ती है बताओ? इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो रिएक्ट करेगी. बट आगे रिएक्शन अपने आप हो जाती है क्योंकि जब वो रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है. वो इतनी एनर्जी रिलीज करती है, वो उस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराती है. इसकी रिएक्शन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होती है और वो जो हीट रिलीज होती है वो इस रिएक्शन को सस्टेन कराती है. बट कभी कभार हमें भी एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि O और O के बीच में डबल बॉन्ड है, उसे तोड़ना पड़ता है. अब जैसे आप बताओ किस किस के साथ रिएक्शन, अगर हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दें, हीट करें, तो ये क्या बना लेती है? CO2 बना लेती है. अगर मैं जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करूं तो ये ZnO प्लस SO2 बना लेता है. अभी पढ़ा आपने. ये सपोर्ट करती है कंबशन को. अगर मैं CH4 के साथ O2 की रिएक्शन करूं तो ये CO2 प्लस H2 बना लेती है ना. अगर मैं अल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करूं तो हीट देनी पड़ेगी, ये Al2O3 बना लेता है. कैल्शियम के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है. ये आपने पढ़ा है. कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन CO2 बना लेता है ZnS प्लस. और अगर मैं फास्फोरस के साथ रिएक्शन करूं तो ये P4O10 बना लेता है. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ZnS प्लस ऑक्सीजन ZnO प्लस SO2, CH4 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2, अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO, फास्फोरस प्लस. कुछ केसेस में ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करना पड़ता है. कुछ केसेस में ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करना पड़ता है सब्सटेंस को. मतलब कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में. कुछ केसेस में कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करना पड़ता है. आप बोलो कौन से केसेस? एक केस है SO2 प्लस O2, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. आपको मालूम है ना, SO3 बना लेगा. ये रिएक्शन कहां यूज होगी? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए है जरा मुझे बताओ? H2SO4. एक और प्रोसेस है डेकन्स प्रोसेस. डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन की प्रिपरेशन है. ओसवाल्ड प्रोसेस HNO3 की प्रिपरेशन. तो डेकन्स प्रोसेस में HCl plus O2 it will be changes into Cl2 plus H2.
तो इन केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट मैंने लिखा है CuCl2 cuprous chloride, cupric chloride, CuCl2 है ना। तो डेकन्स प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है बच्चों, क्लोरीन की। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है, H2SO4 की। ओसवाल्ट प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है, HNO3 की। हेबर्स प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है, अमोनिया की। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, बोलो, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसकी रिएक्शन मोस्ट ऑफ द मेटल और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल के साथ होती है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जो हीट रिलीज होती है वही इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करती है। O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। कभी कभी रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे तोड़ना पड़ेगा तो रिएक्ट होगा। बट जो रिएक्शन फर्दर आपको वो कंटिन्यू बार बार हीट देने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा इनिशिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी, बट बाद में जो हीट रिलीज होती है वही इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराती है, ठीक है। ये सभी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है, बट कुछ को छोड़कर बताओ किसको छोड़कर, कुछ को छोड़कर ये सभी के साथ रिएक्शन करती है, मेटल और नॉन मेटल के साथ। और वो कुछ जो हैं उसमें एक आता है कौन, बताओ, उसमें जो कुछ होता है उसमें कौन आता है, गोल्ड और प्लेटिनम आता है। और नॉन मेटल में कौन आता है, इनर्ट गैसेस आती है। कुछ केसेस में ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे SO2 के साथ कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्लोरीन के साथ HCl प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है, CuCl2 भी, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। यूजेस क्या है, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में यूज है इन हॉस्पिटल, है ना। बताओ दूसरा यूज क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज की जाती है टू मेक मैनी मेटल एंड एलॉय। और आपको मालूम है ऑक्सीजन का क्या यूज है, इट सपोर्ट द कंबशन। बिना ऑक्सीजन के कैसे जल जाएगा। एलपीजी आप घर में जो यूज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या हो जाए, सपोर्ट कंबशन एंड रेस्पिरेशन। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, हम जीवित किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। सपोर्ट कंबशन एंड रेस्पिरेशन, है ना। ठीक है बच्चों, इतना यूजेस है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की आप लोगों का खत्म हो गया है, तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाई हीटिंग मेटल क्लोरेट, है ना, मेटल नाइट्रेट, इनकी हीटिंग से बनता है। दूसरा किससे बनता है, कुछ जैसे मेटल ऑक्साइड जिनका डिकम्पोजिशन कर दिया जाए, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं लो, या फिर हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को भी हीट करने से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। थर्ड, H2O2 का अगर आप डिकम्पोजिशन कर दो फाइनली डिवाइडेड मेटल की प्रेजेंस में या फिर MnO2 की प्रेजेंस में, तो भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस करा दो वाटर की तो भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। और अगर लार्ज स्केल पे करना हो या इंडस्ट्रियल मेथड के लिए करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो एयर का, जिसमें नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 77 केल्विन है, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 90 के केल्विन के लगभग है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म कर लिए, वन इज SO2 एंड अदर इज O2, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम, अच्छी तरह ये भी मालूम है ऑक्सीजन गैस होती है। उसके ऑक्सीजन गैस के पीछे रीजन क्या है, ऑक्सीजन पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है। पी पाई बॉन्डिंग क्यों बना सकते हैं, क्योंकि साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो पी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि 2 ही एटम जुड़े, तो इनके बीच में जो फोर्सेस, साइज छोटा है, इनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। साइज छोटा है तो वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा। वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो ऑक्सीजन गैस होती है। तो नेचर में ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन डायटोमिक इसलिए है क्योंकि वो नेचर में पी पाई बॉन्डिंग बना सकती है। अच्छा बोलोगे पी पाई बॉन्डिंग क्यों बना सकती है ऑक्सीजन, क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटा है क्योंकि बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो पी पाई बॉन्डिंग बना सकती है। और पी पाई बॉन्डिंग बनाने के कारण O2 है, और O2 मॉलिक्यूल काफी छोटा सा टुच्चू सा मॉलिक्यूल है, जिसके कारण इनके बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी कम है, इस मॉलिक्यूल का साइज काफी कम है, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन काफी कम है, जिसकी वजह से O2 क्या होती है, गैस होती है ना। ये बात आप समझ गए। मुझे लगता है ये इतना हो गया हमारा पूरा टॉपिक। अब बच्चों मैं अगले टाइम पे आपको H2SO4 और ओजोन पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से।
ओके बच्चों, थैंक यू। है ना, इतना अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ना, फिर मुझे बताना।